हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 10 एक दिन की बादशाहत और बुक का नाम है रिमझिम। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से कहानी की बात। प्रश्न 1, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। तो उत्तर है कि जब आरिफ ने अब्बा से एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के अधिकार देने के लिए कहा तो उन्होंने सोचा कि कभी कभी बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा थी कि बड़ों के अधिकार मिलने पर बच्चे उन अधिकारों का किस तरह से उपयोग करते हैं। तो ये सब कुछ सोच करके अब्बा ने आरिफ की बात मान ली। प्रश्न 2, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने पर इन्होंने क्या सोचा होगा। तो आरिफ ने, अम्मी ने और दादी ने। तो वह दिन बीत जाने पर आरिफ ने सोचा होगा कि कितना अच्छा होता यदि रोज़ बड़ों के अधिकार मिल जाते। तो रोज़ मनचाहा खाने को मिलता, सुबह देर तक सोने को मिलता, गाने और खेलने को मिलता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। क्यों? क्योंकि अब उसे बड़ों के अधिकार मिल गए थे। अब कोई उसे डांट नहीं सकता था और वह अपना मनचाहा काम कर सकता था। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए, यानी कि बच्चों की जो बात है वह भी माननी चाहिए, सुननी चाहिए। उन पर हमेशा ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। और दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। तो इस प्रकार सब ने अपने अपने हिसाब से सोचा। तुम्हारी बात। प्रश्न 1, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी। यदि मुझे घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो मैं निम्न कार्य करूंगी। तो देखिए क्या क्या कार्य करूंगी। तो पहला है कि कंप्यूटर या मोबाइल पर ज़्यादा देर तक गेम खेलूंगी। तो बच्चों आप भी यही सब करोगे अगर आपको भी एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं। दूसरा क्या करूंगी कि सुबह देर से उठूंगी। तीसरा है अपनी सहेलियों को बुला करके उनसे गप्पे मारूंगी। चौथा है अपनी मनपसंद की चीज़ें जैसे मैगी और नूडल्स खाऊंगी। और पांचवा है दूध और फल बिल्कुल भी नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। बच्चों को क्या पसंद आता है? मैगी और नूडल्स। तो मैगी और नूडल्स अपनी मनपसंद के खाऊंगी और दूध और फल बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। प्रश्न 2, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे। यानी कि उन कामों को करने में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें बेकाम बिना शिकायत किए ही कर लेने चाहिए थे। और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो उत्तर है कि मेरे विचार से आरिफ और सलीम को निम्न काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। जैसे रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम। दूसरा है घर में शांति से रहने का काम। तीसरा है दोस्तों के साथ में गप्पे नहीं मारने का काम। और चौथा है कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने के काम उन्हें बिना शिकायत के ही कर लेने चाहिए थे। और मेरे विचार से उन्हें निम्न कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। जैसे पहला है कि बेकार के कपड़े पहनने से, और दूसरा है मिर्ची के सालन खाने से,
ये ऐसे काम हैं जिनके लिए उन्हें मना कर देना चाहिए था। तरकीब: दोनों घंटों बैठ कर के इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तो प्रश्न 1 है कि तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो उत्तर है कि वे हमेशा ऐसी तरकीब सोचा करते थे जिसकी मदद से घर के बड़ों के द्वारा लगाई गई पाबंदियों को कम किया जा सके। प्रश्न 2 है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो उत्तर है कि जब उन्होंने अब्बा से दरखास्त पेश की। दरखास्त पेश करना यानी कि रिक्वेस्ट करना कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं, यानी कि घर में जो भी बड़े सदस्य हैं वे सभी छोटे बन जाएं। इस तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई। प्रश्न 3, क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो। तो उत्तर है कि उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह सबसे अच्छी है, क्योंकि इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना और उन पर अनावश्यक पाबंदियां लगाना अच्छी बात नहीं होती है। अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न 1, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। तो उत्तर है आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। प्रश्न 2 है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। उत्तर है कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उन्हें अपनी मर्जी से चय करने की भी इजाज़त नहीं थी। चय करने का मतलब कुछ भी, एक भी शब्द बोलने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न 3, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। उत्तर है उन्होंने अम्मी के निम्न अधिकार छीने होंगे, जैसे पहला है डांटने का अधिकार, दूसरा है अपना मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार और तीसरा है पाबंदियां लगाने का अधिकार। तो ये सभी अधिकार अम्मी के थे जो उन्होंने छीने होंगे। बादशाहत। प्रश्न 1, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। उत्तर है वैसे तो बादशाहत शब्द बादशाह से बना है। इसका अर्थ होता है बादशाह के द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। तो बादशाह कौन होता है, राजा या सम्राट। तो उसके द्वारा राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना या शासन करना। परंतु जो लोग अपने घर में या फिर अपने समाज में अपनी मर्जी या अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी आजकल मुहावरों और कहावतों में बादशाह और उनकी मर्जी को बादशाहत कहा जाता है। प्रश्न 2, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन से सोच करके कहानी को कोई शीर्षक दो। उत्तर है ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। वे घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं कि उन्हें कब जागना है, क्या पहनना है, क्या खाना है आदि निर्देश देते हैं। तो इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों का शासन या फिर बच्चों का राज और या फिर बच्चों की हुकूमत। ये इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं। प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था। उत्तर है आरिफ एक दिन का असली बादशाह बन गया था। तरमाल रोज की तरह आज वह
तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। प्रश्न 1 है कि कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है। उत्तर है कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। प्रश्न 2, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जाता है। उत्तर है रबड़ी, कलाकंद, हलवा, पूरी, मालपुआ, पनीर की सब्जी आदि को तरमाल कहा जा सकता है। प्रश्न 3, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। उत्तर है रोटी, दाल, चावल, पॉपकॉर्न, मूंगफली आदि तरमाल नहीं लगती। तो ये तरमाल क्यों नहीं लगती? क्योंकि इन्हें बनाने में ज़्यादा तेल, मसाले और घी आदि का उपयोग नहीं होता है। ये बिल्कुल सादा खाना होता है। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी, सुझाओ। तो इन चीज़ों को हम क्या नाम दे सकते हैं? सादा भोजन या फिर सादा नाश्ता। मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद की कमीज उतरवा करके निहायत ही बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। प्रश्न 1, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो उत्तर है कि शादी या फिर फंक्शन के लिए बनवाया गया सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें टाई लगा करके जेंटलमैन की तरह महसूस होता है। प्रश्न 2, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? तो क्या है कि पहनने की चीज़ें। तो पहनने की चीज़ों में तुम्हें क्या है जो बेकार लगता है? तो पहनने की चीज़ों में देखिए कुर्ता पाजामा। ख है खाने पीने की चीज़ें। और खाने पीने की चीज़ें कौन सी हैं जो बेकार लगती हैं? दलिया, खिचड़ी, हरी सब्जियाँ। ज़्यादातर बच्चों को ये पसंद नहीं आती हैं। ग है करने के काम। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुम्हें करने में बिल्कुल बेकार लगते हैं? कपड़े साफ करना और जूते पॉलिश करना। और इनके अतिरिक्त बच्चों अगर कोई काम ऐसा है जो तुम्हें बेकार लगता है तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार खाने पीने की चीज़ों में इन चीज़ों के अतिरिक्त अगर तुम्हें कोई और चीज़ है जो खाने में बेकार लगती है तो उसका नाम लिख सकते हैं। पहनने की चीज़ों में भी इसी प्रकार से इनके अलावा अगर कोई और ड्रेस है जो आपको पहनने में बेकार लगती है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। घ है खेल। तो खेलने में देखिए कबड्डी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कबड्डी। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई खेल ऐसा है जो बिल्कुल बेकार लगता है, पसंद नहीं है, तो वह आप उस खेल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। हल्का भारी। क्या है इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? तो साड़ी का वजन ज़्यादा था या फिर साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे और या फिर कि साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो इसका सही उत्तर है कि साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी जिसकी वजह से साड़ी कैसी थी? भारी थी। ख है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। तो ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ में इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? तो उत्तर में देखिए सबसे पहले क्या है? भारी साड़ी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारी जो विशेषण है उसका किस प्रकार से यहाँ पर उपयोग किया गया है, उसका क्या अर्थ है। तो पहला है भारी साड़ी। तो साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई होने पर यह भारी लगने लगती है। ऐसी साड़ी महंगी भी होती है, अतः यहाँ पर भारी का अर्थ महंगी और अत्यधिक कढ़ाईदार होने से है। तो यहाँ पर देखिए भारी विशेषण का इस प्रकार से साड़ी के साथ में अर्थ निकला है। दूसरा है भारी अटैची। अटैची में वजनदार सामान है जिससे कि वह भारी हो गई है,
अतः यहाँ पर भारी का अर्थ क्या हुआ? वजनदार होना है। तीसरा है भारी काम। कोई काम जब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा होता है तब उसके पहले भारी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर भारी का अर्थ क्या हुआ? काम के बड़े ही मुश्किल और पेचीदा होने से है। चौथा है भारी बारिश। बरसात जब बहुत ही अधिक होती है तो उसके पहले प्राय हम भारी विशेषण लगाते हैं। अतः यहाँ पर भारी का अर्थ क्या हुआ? अधिक से है। ग है भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। उत्तर है पहला कि हल्का बदन या शरीर। आज मैंने कम खाया है जिसके कारण बदन हल्का महसूस हो रहा है। दूसरा है हल्की बात। मेरे सामने इतनी हल्की बात मत करो। तीसरा है हल्का काम। जो काम तुम कर रहे हो वह बहुत ही हल्का है, कोई और काम करो। चौथा है हल्का खाना। मेरी दादी हमेशा हल्का खाना खाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।